हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों का गंगा नदी तंत्र कवर करेंगे। मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा, पूरा डिटेल में कवर कराऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गंगा नदी तंत्र को पूरा डायग्राम से समझने से पहले हम कुछ गंगा नदी से संबंधित बेसिक जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद हम पूरा गंगा नदी तंत्र डायग्राम की सहायता से कवर करेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। कौन से वो दो देश हैं? भारत और बांग्लादेश है, जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। तो सबसे पहले जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड भारत का ही हिस्सा है। भारत के उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद ये बांग्लादेश निकल जाती है और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, क्योंकि ये दो देशों से गुजरती है। पर बात करें इसकी अपवाह तंत्र की या फिर इसकी सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों जो होती हैं वो नेपाल से ही आती हैं। मगर हम मुख्य रूप से गंगा नदी देखें तो वो दो देशों से ही गुजरती है। कौन कौन से हैं वो दो देश? भारत और बांग्लादेश। उसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड से तो ये निकलती ही है। उसके बाद एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार के बाद ये आगे झारखंड के ऊपरी हिस्से से निकलती है। कई किताबों में आपने पढ़ा भी होगा, उसमें झारखंड नहीं दिया होता है, पर याद रखिए जो गंगा नदी है ये झारखंड के भी कई हिस्सों में होकर गुजरती है। ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कुल मिलाकर 5 राज्य हुए जहां से गंगा नदी गुजरती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड और पांचवा है पश्चिम बंगाल। इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी की कुछ विशेषताएं। गंगा नदी स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी कि सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। आपने जरूर देखा होगा कि जो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गंगा का जल भर करके लाते हैं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होता है। और जो गंगा का जल होता है वो कितने भी दिन रखने पर भी खराब नहीं होता है और ना ही उसमें कीड़े आते हैं। ऐसा क्यों? आपने कभी ऐसा सोचा है? आपने इसके पीछे कोई कारण जाना है? इसके पीछे का एक कारण है एक बैक्टीरिया फेज वायरस। तो जो बैक्टीरिया फेज वायरस है ना, इसी के कारण जो गंगा का जल है वो कभी खराब नहीं होता है। क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस है वो हानिकारक बैक्टीरियाओं को खत्म कर देता है, जिसके कारण गंगा का जो नदी का जल होता है वो एकदम शुद्ध होता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। अब ये हमारी नेशनल रिवर है। इसको कब नेशनल रिवर घोषित किया गया था? तो 2008 में किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो जो गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ये इफेक्ट भी आप याद रखिए। तो ये हमने पढ़ी कुछ बेसिक जानकारी। तो अब हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो हमने गंगा नदी से रिलेटेड बेसिक जानकारी ले ली है। अब हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम उत्तराखंड के गौमुख से गंगोत्री हिमानी से हुआ है। हिमानी मतलब ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर को ही हिंदी में हम हिमानी के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से हुआ है। पर याद रखिए गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकली है। वहां पर इसे कहते हैं भागीरथी नदी। और आपने पौराणिक कथाओं में भी पढ़ा होगा कि गंगा को भागीरथी नदी कहा जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि गंगोत्री हिमानी से ही गंगा नदी निकलती है। पर ऐसा नहीं है। जो गंगा नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी है। एक है भागीरथी नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं वहीं से गंगा नदी बनी है।
आप इमेज में भी देख रहे होंगे, यह है अलकनंदा नदी और इधर से आई है भागीरथी नदी। तो यहाँ इन दोनों नदियों का संगम होता है। ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो गंगा नदी जो है वो नदियों के संगम से ही बनी है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कौन सी है? एक है भागीरथी नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। तो ये मिलती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। जो प्रयाग शब्द है ना, इसका अर्थ होता है नदियों का संगम। तो देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं, एक तो भागीरथी नदी और दूसरी अलकनंदा नदी। और यहीं से आगे ये बनती है गंगा नदी। और याद रखिएगा, जो ये अलकनंदा नदी है ना, ये किस मंदिर के तट पर स्थित है? तो ये प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। तो हमने ये पढ़ लिया है कि दो नदियों के संगम से बनी है गंगा नदी। अब हम इसके आगे देखते हैं जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो गंगा नदी है वो दो नदियों के संगम से बनी है। एक है भागीरथी नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। उसी प्रकार जो ये अलकनंदा नदी है, इसमें कुछ सहायक नदियां भी मिली हुई हैं। तो जो सहायक नदियां हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सहायक नदियां जहाँ पर आकर मिलती हैं वो प्रयागों के नाम हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो ये पूछे गए हैं कि जैसे बताइए कि देव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, रुद्र प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है। तो हमें अगर पता होगा कि अलकनंदा में कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है, तभी तो हम बता पाएंगे। तो ये एक नदी है जो कॉमन रहेगी, वो है अलकनंदा नदी, और इसी में दूसरी सहायक नदी आकर मिलेगी। तो वहीं हमें पता करना है कि कौन कौन सी सहायक नदियां आकर अलकनंदा में मिलती हैं। तो ये नदियों का संगम इम्पोर्टेंट है। इसे हम याद कैसे करेंगे? तो इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से याद कराऊंगा। पौराणिक कथा की सहायता से हमारे काम की है, जिससे हम इसे याद रख पाएंगे। आपने पुरानी कथा सुनी होगी कि गंगा नदी का धरती पर अवतरण कैसे हुआ था। आपने पुराने धार्मिक सीरियल भी देखे होंगे, उसमें भी बताया गया है। अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं है, ये हमारे काम की कथा है, इसीलिए इसे आप याद रख पाएंगे और अच्छे से आप सुनिए। तो जो गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, मतलब कि माँ गंगा धरती पर कैसे आई थी? तो पुरानी कथाओं की मान्यता के अनुसार जो गंगा नदी है वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। तो जब भगवान विष्णु के चरणों से ये निकली तो ये धरती पर आ रही थी। तो इनका जो वेग था, मतलब कि जो गंगा की स्पीड थी, वो बहुत तेज थी। तो जब ये धरती पर आ रही थी तो इनकी स्पीड बहुत तेज थी। तो इसके कारण भगवान शिव ने क्या किया, इन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया और अपनी जटाओं में धारण करके जो उनकी गति थी उनको मंद कर दिया। मंद मतलब कि धीमा कर दिया। और इसके बाद जब धीमी हो गई तो इनकी गति या फिर वेग जो भी है, जब धीमा हो गया तो इसके बाद उन्होंने अपनी जटा से इनको निकाला था, तब ये धरती पर अवतरित हुई थी। ये पुरानी कथाओं की मान्यता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे हम इसे आसानी से याद रख पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकली? भगवान विष्णु के चरणों से। तो चरणों की धूल से याद रखना है तो धौली गंगा, और धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कि भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकली है, इसीलिए ये विष्णु प्रयाग याद रखेंगे। तो धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया है कि जब वेग ज़्यादा था तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया, तो वेग मंद पड़ गया। तो केदारनाथ मंदिर से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी, इसे मंद से आप याद रखेंगे कि इसकी गति को भगवान भोलेनाथ ने मंद कर दिया। और ये मिलती कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। भगवान भोलेनाथ को रुद्र भी कहते हैं ना, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो इस कहानी से आपने ये दोनों नदियों को याद रख लिया होगा। एक धौली गंगा जो भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकलती है, इसीलिए ये विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। और दूसरी मंदाकिनी नदी जो भगवान केदारनाथ के मंदिर से निकलती है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर से, और मिलती कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। पहले आप इसे डायग्राम में देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो ये दो नदियां भी
हो जाएंगी कवर। इसके बाद है एक नंदाकिनी नदी, ये कहाँ पर आकर मिलती है तो नंद प्रयाग में। ये तो आसानी से याद रख लेंगे आप, नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है। इसमें एक नदी कॉमन रहेगी अलकनंदा और दूसरी नदी इसमें आकर मिलेगी। अब एक नदी बची है हमारी पिंडार नदी और ये मिलती है कर्ण प्रयाग में। तो ये 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और हिंदू धर्म में इन 5 प्रयागों की बहुत ही मान्यता है, इसे याद रखिए। और ये सभी उत्तराखंड में ही है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि देवप्रयाग में तो 2 नदियां मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी, और इन्हीं के संगम से आगे गंगा नदी बनती है। उसके बाद है विष्णु प्रयाग, तो अलकनंदा तो ही है और भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकली है तो धौली गंगा। और इसके बाद हम देखते हैं नंद प्रयाग, अलकनंदा तो है ही, उसमें मिलेगी नंदाकिनी नदी, तो इसीलिए इसे नंद प्रयाग कहते हैं। इसके बाद है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। इसके बाद रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग को मंद कर दिया था। इससे आप याद रखेंगे तो ये 5 प्रयागों को आसानी से याद रख लेंगे। तो अब हमने इसमें पूरा देख लिया है कि कैसे किन किन नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। यहाँ से ये गंगा नदी कहलाएगी देवप्रयाग से। इसके आगे इसे कहेंगे, लेकिन इससे पहले इसे गंगा नदी नहीं कहते थे, यहाँ पर भागीरथी कहते थे और यहाँ पर अलकनंदा कहते थे। पर जब इन दोनों नदियों का संगम हुआ तो इसे देवप्रयाग से गंगा नदी कहा जाने लगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, मैंने इस स्लाइड में पूरा गंगा नदी का अफवाह तंत्र, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है, सभी को एक ही स्लाइड में कवर किया है। बहुत ही मेहनत से मैंने इस स्लाइड को बनाया है ताकि आपको समझ आ सके, मगर मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप ध्यान से सुनेंगे और आपको समझ आएगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तभी हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा डायग्राम, आप घबराइए मत, मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो आपको पीडीएफ के सहारे नहीं रहना है, आपको कॉपी पर जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है अपने हाथों से पूरा बनाना है। तो जब आप स्वयं इस डायग्राम को बना लेंगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और इससे आपको पूरा गंगा नदी तंत्र याद भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया था कि कहाँ तक, देवप्रयाग तक 2 नदियों का संगम हुआ था। इसकी सहायक नदियां भी मैंने आपको बता दी थी। तो देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी बनी। तो उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे, आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देवप्रयाग के बाद क्या होता है, जो गंगा नदी है आगे जाती है और हरिद्वार में, हरिद्वार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरिद्वार आप गए भी होंगे गंगा स्नान करने, तो हरिद्वार क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बता दें कि सबसे पहले गंगा नदी जो है वो कहाँ पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हरिद्वार में इससे पहले क्या था, कि उत्तराखंड में पूरा पहाड़ी इलाका था, तो वहां पर पर्वतों से या फिर पहाड़ों से निकल रही थी। पर सबसे पहले ये मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार में सबसे पहले गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आप केवल सुनते रहिए। आगे मैंने इस पीडीएफ में भी कवर किया है, बस इतना आप सुनिए कि सबसे पहले मैदानी भाग में ये कहाँ पर प्रवेश करती है, गंगा नदी। तो हरिद्वार में, तो हरिद्वार तक हमने पूरा उत्तराखंड, ये पूरा ऊपर भी उत्तराखंड ही था, तो हरिद्वार तक हमने पूरा उत्तराखंड कवर कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ, जो गंगा नदी है आगे चलकर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। ये आप लाइन देख रहे हैं, यहीं तक उत्तराखंड है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, रामगंगा, ऊपर से आती है और कन्नौज में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, कन्नौज में ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो इसका संगम होता है रामगंगा का कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जाता है कि सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ये है रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। उससे पहले जो ये नदियां थीं, ये भले ही गंगा नदी की सहायक नदी थी, पर उस समय तक गंगा नदी का नाम गंगा नहीं था। ये भागीरथी और अलकनंदा कहला रही थीं, पर देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ा। इसके बाद सबसे पहले यही सहायक नदी आई,
रामगंगा इसीलिए याद रखिएगा, रामगंगा इसके सबसे पहली सहायक नदी है। रामगंगा इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। और ये भी याद रखिएगा कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दाईं ओर से आ रही है या फिर बाईं ओर से। तो आप क्लियर रखिएगा, गंगा नदी ऐसे आ रही है ना, इस तरफ जा रही है, तो दाईं ओर कौन सा होगा? ये होगा दाईं ओर, और ऊपर होगा बाईं ओर। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है ना। तो कन्नौज में कौन सी नदी मिल रही है? रामगंगा नदी। और ये कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड से। और ये गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। तो उसके बाद क्या होता है, कन्नौज के बाद आगे गंगा नदी जाती है प्रयागराज में। प्रयागराज को इससे पहले क्या कहा जाता था? इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम भी होता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। और जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब कि वो भूमि के ऊपर नहीं दिखती है। और जो यमुना नदी है ये हम देखते हैं। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो हमने देखा था गंगोत्री हिमानी से, यहाँ से निकली थी। भागीरथी नदी उसी के बगल में है। और यमुनोत्री नदी तो उत्तराखंड के बंदरपोश में यमुनोत्री हिमनद से, हिमनद मतलब आप जानते ही होंगे, ये मैंने आपको बताया था, ग्लेशियर जिसको हिमानी भी कहते हैं। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। आसान है, यमुनोत्री हिमानी से निकल रही है। तो यमुना नदी है तो गंगा नदी के समानांतर बहती हुई आती है, और क्या करती है? प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी को याद रखिएगा, कालिंदी नदी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि किस नदी का अन्य नाम कालिंदी भी है, तो यमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं। आगे ये सब फैक्ट्स मैं आपको दोबारा बताऊंगा, तो आपका दोबारा रिवीजन कराऊंगा। लेकिन अभी आप केवल सुनते रहिए। तो यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। और ये निकलती कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद मैंने आपको फिर से एक और बार बता दूं, ग्लेशियर को ही कहा जाता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? आप देख रहे होंगे, यमुना नदी ये सबसे लंबी सहायक नदी है। और गंगा नदी की, और आगे बढ़ने से पहले हम यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यमुना नदी में सबसे पहले सहायक नदी आकर मिलती है चंबल नदी, जो कि इंदौर से निकलती है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो चंबल नदी आकर इसमें मिल जाती है। और चंबल नदी से याद रखना है कि जो घड़ियाल पाए जाते हैं ना, वो किस नदी में पाए जाते हैं? वो चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। ये एक बार पूछा भी गया था कि घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं, घड़ियाल किस आकृति के होते हैं? तो ये घड़ियाल मगरमच्छ के जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के इंदौर से। और यहाँ ऊपर आके यमुना नदी में मिल जाती है। और आप ये भी याद रखिए कि जो चंबल नदी है ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस प्रकार गंगा नदी की यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक उसी प्रकार चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है बेतवा, ये निकलती है विंध्या पर्वत से, मध्य प्रदेश से। इसके बाद ये भी यमुना नदी में ही मिल जाती है। और तीसरी सहायक नदी है केन, ये निकलती है कैमर पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। और ये भी ऊपर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, ये यमुना नदी में ही मिलती है। उसी यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये बताइए कि ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं या नहीं? तो ये हैं। अगर यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, तो क्योंकि बाद में यमुना नदी भी तो गंगा नदी में ही मिल जाती है, इसीलिए तो ये तीनों नदियां चंबल, बेतवा और केन, ये यमुना की भी सहायक नदी हैं। और गंगा की भी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, और हमने ये भी देख लिया है कि जो यमुना नदी है वो आगे प्रयागराज में मिल रही है। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों आकर मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया है। प्रयागराज के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और जाती है गांजीपुर में। तो गांजीपुर में क्या होता है? ऊपर से एक नदी आती है, गोमती नदी। गोमती नदी तो वो है, फुलहर झील से निकलती है। और ये याद रखो कि जो फुलहर झील है वो कहाँ पर है? तो पीलीभीत यानी कि उत्तर प्रदेश में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि जो ये नदी है गोमती नदी, जो ये यहाँ से निकलती है पीलीभीत से, ये एक मैदानी एरिया है, मतलब एक समतल सतह है। अभी तक हमने देखा कि जितनी भी सहायक नदियाँ निकल रही हैं ये किसी न किसी पहाड़ से निकल रही हैं या फिर पर्वत से निकल रही हैं।
पर इकलौती ऐसी सहायक नदी गोमती है जो कि एक मैदानी भाग यानी कि समतल एरिया से निकल रही है। और कहाँ से? फुलहर झील से। और एग्जाम में एक प्रश्न भी बनता है कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है सहायक नदी जो गंगा में मिलती है और एक समतल भाग से निकलती है। तो समतल माने यानी कि आप समझ ही गए होंगे ना कि कोई पर्वत से निकल रही है और ना ही किसी पहाड़ से। एक समतल यानी कि एक मैदानी भाग पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। फुलर झील वहीं से निकलती है गोमती नदी। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो भी गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा कौन कौन से। एक तो जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर है, और जो गोमती नदी है वो मैदानी भाग से निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब हमने ऊपर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड देख लिया है, अब हम देखते हैं बिहार। मैप को आप अपने दिमाग में रखिएगा। पहले था उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हमने देखा था उत्तर प्रदेश। इसके बाद गंगा नदी कहाँ जाएगी? बिहार में ही जाएगी। और याद रखिएगा बिहार में गंगा नदी जो सहायक नदी है वो ज़्यादातर कहाँ से निकल रही है? तो नेपाल से। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर मैप में नेपाल भी लिखा है। ये तीनों नदी आप देख रहे हैं, गंडक, कोसी और काली कर्णाली, ये दोनों मिलकर आगे जाकर एक ही नदी बन जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों नदियाँ तीन ही नदी कहा है। वैसे तो चार ही नदी हैं, लेकिन जो काली और कर्णाली है वो आगे जाकर एक हो जाएगी, इसीलिए मैंने तीन नदियों को कहा है, काली, गंडक और कोसी। तो ये तीनों नदी कहाँ से निकल रही हैं? तो नेपाल से। तो सबसे पहले देखते हैं काली नदी और कर्णाली नदी। तो काली नदी जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे शारदा नदी कहते हैं। आपने शारदा नदी के बारे में जरूर सुना होगा, वो इसी काली नदी को कहा जाता है। और दूसरी है कर्णाली नदी। काली कर्णाली ये दोनों नेपाल से ही निकल रही हैं। काली को भारत में शारदा कहते हैं और कर्णाली को भारत में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। और जब इन दोनों नदियों का संगम होता है इसके बाद ये एक नदी बन जाती है। उसको किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेपाल में दो नदियां थी, काली और कर्णाली। कौन कौन सी? काली और कर्णाली। काली को भारत में कहते थे शारदा नदी और कर्णाली को क्या कहते थे? घाघरा नदी। तो जब इन दोनों नदियों का संगम हुआ शारदा और घाघरा का, तो ये एक ही नदी बन गई, घाघरा नदी। और यही घाघरा नदी आकर भारत में छपरा में मिल जाती हैं। और घाघरा नदी में तो ये हमने देख लिया था कि घाघरा नदी, इसके बाद हम देखते हैं नीचे से सोन नदी, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती। तो ये छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो ये यहीं से सोन नदी नीचे से और पटना में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के समीप मिलती है सोन नदी। तो एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो दाईं ओर से गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, ये सीधे गंगा में मिल रही है। ऊपर यमुना नदी भी थी गंगा में मिलने वाली, और यमुना नदी की सहायक नदियां भी मिल रही थी। लेकिन सोन नदी ऐसी नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है, इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर हमने छपरा व पटना भी देख लिया है। उसके बाद देखते हैं हम ऊपर नेपाल से एक नदी और आ रही है, गंडक नदी, और ये सोनपुर में आकर मिल जाती है। गंगा नदी से कौन सी नदी आ रही है? गंडक नदी। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेपाल से कौन कौन सी नदियाँ निकलकर गंगा में मिल जाती है। तो काली कर्णाली जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक, और एक आगे है कोसी। ये तीनों नदियाँ नेपाल से ही निकल रही हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि किस जगह पर ये गंगा नदी में मिल जा रही हैं। तो गंडक नदी सोनपुर के समीप आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो उसके बाद है कोसी नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी नेपाल से ही आ रही है। और ये कुर्सेला बिहार में एक जगह है, कुर्सेला के समीप ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो जो कोसी नदी है ये अपने रास्तों को बहुत ही जल्दी बदलती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है अपने रास्तों को बदलने के लिए। और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार में हर साल इस नदी के ही कारण बाढ़ आ जाती है और ये नदी अपना रास्ता भी बदल देती है। जैसे मान लीजिए पहले ये नदी इस रास्ते से जा रही थी, फिर पता चला कि ये उधर के रास्ते से अचानक से जाने लगी, तो जिस कारण बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है।
कोसी नदी कहाँ पर है? बिहार में। और ये बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है, याद रखिएगा। तो ये हमने पूरा बिहार देख लिया। अब हम उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो एक दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ी, वहां से एक नदी निकलती है, महानंदा नदी। ये गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सी रामगंगा नदी? सबसे पहले कौन सी थी? रामगंगा नदी, ये पहली थी। और आखिरी कौन सी है? महानंदा नदी। ये भारत की बात कर रहा हूं मैं भारत की कौन सी महानंदा? तो महानंदा कहाँ से निकल रही है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल रही है। और ये फरक्का बैराज, मतलब समझ लीजिए, जो महानंदा नदी है ना, वो बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में बहते हुए जाती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी, याद रखिएगा। ये निकलती कहाँ से है? ये पूछा जाता है। तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे आखिरी सहायक नदी है, ठीक है। और इसी के बराबर में बना हुआ है फरक्का बैराज, आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल में यहाँ से क्या होता है कि जो गंगा नदी है, आपने देखा है कि जो गंगा नदी है वो दो नदियों के संगम से बनी है। उसके बाद एक नदी बनी उत्तराखंड में होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार से झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और आगे जाकर क्या हुआ कि जो फरक्का बैराज से ये दो नदियों में बट जाती है। यानी कि गंगा नदी की धाराएं दो भागों में बट जाती हैं, एक है हुगली और एक है पद्मा नदी। तो जो ये गंगा नदी है, फरक्का बैराज जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां से दो धाराओं में बट जाती है। तो जो ये पश्चिम बंगाल में जाती है, नीचे की तरफ है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ से कहते हैं हुगली नदी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कोलकाता का शहर है, कोलकाता शहर आपने नाम तो जरूर ही सुना होगा, तो ये कहाँ पर बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कौन सा शहर? कोलकाता शहर। एग्जाम में पूछा भी गया है कि कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। और यही नदी जो दो धाराओं में बट गई, तो जो दूसरी धारा थी बांग्लादेश में चली गई, और बांग्लादेश में उसे क्या कहा जाने लगा? पद्मा नदी कहने जाने लगा। और जो हुगली नदी है, इसी को ही एक ही धारा, एक सहायक नदी आकर मिलती है इसमें, इसे कहते हैं दामोदर नदी। और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, और ये हुगली नदी में आकर जाकर मिल जाती है। और इसी दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। जिस प्रकार याद रखिए, कोसी नदी को किसका शोक कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये नदी बाढ़ लाती है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण दामोदर नदी है, इसीलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और ये किस नदी की सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है। तो अब हमने बांग्लादेश तक इसे देख लिया है। पहले हमने उत्तराखंड देखा, उत्तराखंड के बाद हमने देखा ये उत्तर प्रदेश में गई, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देखा, बिहार के बाद झारखंड का थोड़ा सा एरिया। अगर हम कहें तो मैं आपको बताऊं कि कहाँ से निकलती है? शहीगंज से। शहीगंज झारखंड में एक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। तो उसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद हमने देखा है कि ये दो धाराओं में बट गई। कौन कौन सी? एक हुगली नदी हो गई और दूसरी पद्मा नदी हो गई। ये गंगा नदी के ही नाम है। तो गंगा नदी को ही हम पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो गंगा नदी थी वो दो भागों में बट गई, और यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा रह गया है, इसे भी आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो पद्मा नदी कहते हैं बांग्लादेश में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए सिक्किम में जाते हुए बांग्लादेश में जा रही थी ना, तो उसे बांग्लादेश में क्या कहते थे? जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना बांग्लादेश में, और गंगा को कहते हैं पद्मा। ये दोनों नदियाँ आगे जाकर एक दूसरे में मिल जाती हैं, और इसमें से है एक नदी मेघना, जो कि बांग्लादेश से होते हुए इन धाराओं में मिल जाती है। तो तीन नदियों का संगम हो जाता है। कौन कौन सी? पद्मा, जमुना और मेघना। और उसके बाद ये एक नदी बन जाती है जिसको मेघना के नाम से जानते हैं। फिर से बता देते हैं हम आपको, गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे पद्मा नदी कहते हैं,
और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश से ही एक नदी है मेघना। ये तीनों नदियों का संगम होता है और संगम होने के बाद एक नदी बनती है। इस नदी को क्या नाम देते हैं? तो मेघना नाम देते हैं। कौन से देश के लोग इसे मेघना नदी कहते हैं? तो बांग्लादेश के लोग इसे मेघना नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो गंगा और जमुना दोनों नदियों का संगम जब तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेघना नदी कहते हैं। याद रखिएगा आप। और यही मेघना नदी बाद में जाकर समुद्र में मिल जाती है और समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पीछे हमने देख लिया कि जो मेघना नदी थी, जब ये समुद्र में जाती है डेल्टा का निर्माण करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो ये डेल्टा होता क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर अपनी भाषा में बताऊंगा। तो सबसे पहले है कि डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज के जैसा होता है। आप देख ही रहे होंगे त्रिभुज जैसे इसकी आकृति होती है। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि कोई भी नदी निकलती है तो पर्वत या पहाड़ों से निकलती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ऊंचाई से, तो जब ये नदी ऊंचाई से निकलती है तो इसका बहाव बहुत तेज होता है, बहुत ही तेजी से बहते हुए आती है और अपने साथ मिट्टी, अवसाद, कंकड़, पत्थर बहाकर के लेकर आती है। तो जब ये पहाड़ी इलाकों से आती है तो इसका वेग बहुत तेज होता है और जैसे ही ये मैदानी भागों में एंटर करती है तो अब गति क्या होती है इसकी? मंद हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। मगर ये मिट्टी को भी अभी भी बहा कर ले आती है, मगर इसकी गति स्लो हो जाती है। ऐसे याद रखिएगा कि जब ये पहाड़ों से निकलती है तो ये पूरी जवान होती है और जैसे जैसे ये समतल जमीन पर यानी कि एक सपाट मैदान में मैदानी भागों में जाती जाती है तो वो बूढ़ी होती चली जाती है। और इसमें शक्ति जो होती है वह अपने साथ मिट्टी बहाकर लेकर आने की, वो धीमे धीमे बहुत ही ज़्यादा कम होती चली जाती है। पहले तो ऊंचाई पर से बहुत तीव्र गति से मिट्टी को बहाकर लाती है, लेकिन जैसे जैसे समतल भागों में आती जाती है वैसे वैसे इसमें ढकेलने की क्षमता कम होती जाती है। और जैसे ही ये समुद्र के पास पहुंचती है तो इसकी क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। तो ये अपने साथ लाए गए अवसाद, मिट्टी, कंकड़, गारा, ये सब इकट्ठा कर देती है। इसके बाद जो नदी है उसे तो कहीं ना कहीं जाना ही है, तो वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। ये देखिए नदी आई, इसने अपना पूरा कचरा जमा कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, आप नदी देख रहे हैं ना, वो अलग अलग शाखाओं में बट गई और वह जाकर समुद्र में मिल गई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई और इसी को कहते हैं डेल्टा। आशा करता हूँ कि अब आप डेल्टा को अच्छे से समझ पाए होंगे। और यदि डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर बनाती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। और यही सुंदरबन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखिएगा आप, कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा दुनिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जिससे कि हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो पाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो गंगा नदी है वो सबसे पहले दो नदियों के संगम से बनी थी। कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से। तो उसका राइट आंसर गंगा है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। सेकंड देख लेते हैं, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था उसमें भी, गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। तीसरा हम देख लेते हैं, गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा है, जो कि गंगा की आखिरी सहायक नदी है। और पहली कौन सी है? रामगंगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
तो यमुना नदी है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। वैसे तो बहुत ही हैं, लेकिन इसमें लंबी पूछ रहा है तो यमुना को हम राइट करेंगे। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, उससे पहले वह पर्वतों से निकलती है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है और पटना है, जो कि गंगा नदी के तट पर, यानी कि तट का मतलब होता है किनारे पर स्थित हैं, यानी कि बसे हुए हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है कोलकाता शहर, जो कि पूर्व में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। कोसी नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने मार्ग बदलने के लिए कुप्रख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसके कारण बहुत ही बार बाढ़ भी आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है। तो गोमती नदी है जो गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से हुआ है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लगा है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आगे वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।